हाँ जी। तो देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य जो होते हैं भाई, इन्होंने एक प्लानिंग करी, एक योजना करी, और संपूर्ण भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली परंतु सबसे ज्यादा भ्रष्ट शासक धनानंद को उखाड़ फेंकने की, और उससे पहले यूनानियों को भारत से खदेड़ने की। कहा जाता है भाई, जब सिकंदर भारत से वापस गया तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। सिकंदर भारत में असफल रहा था, पूरी दुनिया को सफलता से जीत लेने वाला सिकंदर भारत में असफल हुआ, और सिकंदर के असफल होने के पीछे बहुत सारे रीजनों में मुख्य रीजन आचार्य चाणक्य की डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी मानी जाती है। लेकिन जब सिकंदर भारत से वापस लौटा और वो अपने कुछ सैनिक टुकड़ियों को सेल्यूकस के साथ यहीं पर छोड़कर चला गया, कुछ सैनिक टुकड़ियों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ यहीं पर छोड़कर चला गया। तो माना जाता है वह भारतीय राजा जिन्होंने यूनानियों की अधीनता ले रखी थी, वह कभी भी यूनानियों की गलत से गलत नीतियों का भी विरोध नहीं करते थे। इसीलिए यूनानी भारत के अंदर सरेआम देवस्थानों को तोड़ते थे, गांवों को लूटपाट करते थे, जला देते थे और महिलाओं से अभद्रता करते थे। ऐसी परिस्थितियों में जब सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की तरफ से भी नहीं उठाई जा रही थी, तो चंद्रगुप्त ने अपने चुनिंदा सैनिक और साथियों को साथ में लेकर यूनानियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब आम जनता ने यह देखा कि हमारे राजा हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ हमारे सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो इसी बीच चंद्रगुप्त के साथ आने वाले लोगों की संख्या धीरे 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 बढ़ने लग गई। और वो टाइम भी आ गया जब यूनानियों को पंजाब और सिंध से पंजाब और सिंध से चंद्रगुप्त ने मारकर भगा दिया। चंद्रगुप्त की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चंद्रगुप्त की लोकप्रियता के कारण यूरोपियन विद्वान का नाम था जस्टिन, उसने कहा था कि सिकंदर के भारत से लौटते ही भारतीयों ने गुलामी का चोला उतार फेंका और इन भारतीय विद्रोहियों का सेंड्रोकॉट्स, सेंड्रोकॉट्स का मतलब होता है क्रांतिकारी नेता, तो इन भारतीय विद्रोहियों का सेंड्रोकॉट्स यानी क्रांतिकारी नेता चंद्रगुप्त मौर्य था। कहने से मतलब यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स यानी कि क्रांतिकारी नेता कहा गया है। और कहा जाता है यूनानियों को भारत में एंट्री देने वाला पहला राजा गांधार महाजनपद का राजा आम्भी, गांधार महाजनपद का राजा आम्भी माना जाता है। भाई इस आम्भी को चंद्रगुप्त ने युद्ध के लिए ललकारा और चंद्रगुप्त ने अपनी सभी सगे साथियों सहित आम्भी से युद्ध करके आम्भी को परास्त कर इसकी हत्या कर दी और गांधार महाजनपद पर अधिकार करके चंद्रगुप्त राजा बन गया। इस तरीके से भाई एक दास एक राजा बन गया। पर क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य दास रह चुका था यानी कि शूद्र वर्ण में आता था, इसलिए उसको कोई राजा मान नहीं रहा था। चंद्रगुप्त ने यह क्लियर बोल दिया कि मेरा उद्देश्य सिर्फ गांधार पर कब्जा नहीं है, सिर्फ पूरे पूरे भारत को अपने साथ लेकर चलना है। और चंद्रगुप्त की इन बातों को लोग जब हल्के में ले रहे थे, तो चंद्रगुप्त ने तुरंत ही पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब को जीतकर अपना राज्याभिषेक करा लिया। और जिसका एक बार राज्याभिषेक हो जाता है वो प्रमाणिक राजा बन जाता है। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार और पंजाब को जीतकर अपने आप को राजा घोषित कर दिया। माना जाता है भाई ऐसी परिस्थितियों में जब जब चंद्रगुप्त मौर्य कार्यवाही कर रहा था, तो एक विद्वान का नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क इसका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सीमावर्ती क्षेत्रों से डाकुओं के झुंड एकत्रित किए थे और इन्हीं डाकुओं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। लेकिन जस्टिन नाम के विद्वान का कहना है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना बनाई थी और इसी सेना की सहायता से पूरे भारत को जीता था और रौंद डाला था। कहा जाता है भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार और पंजाब को जीतने के बाद अपना अभियान जारी रखा और बहुत जल्द पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है मगध महाजनपद के राजा धनानंद से। पर धनानंद अभी भी चंद्रगुप्त से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी
नहीं थी। तो माना जाता है भाई चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने यह अफवाह उड़ाई की सूचना, अफवाह उड़ाई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के विरुद्ध यूनानियों से संधि कर ली है। अब यूनानी और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर धनानंद को परास्त कर देंगे। धनानंद ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और अपनी सेना में और ज्यादा सैनिक भर्ती कर लिए, क्योंकि धन पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। बस चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य यही चाहते थे कि धनानंद से कोई गलती हो जाए, जो कि ये कर चुका था। क्या मतलब कि यह सिर्फ झूठी अफवाह थी कि चंद्रगुप्त ने यूनानियों से संधि कर ली है, जबकि नहीं करी थी। और धनानंद ने डर के मारे सैनिक और ज्यादा कर ली, और जो और सैनिक भर्ती करे धनानंद ने, उन्हीं सैनिकों में चंद्रगुप्त ने अपने सैनिक भर्ती करा दिए। यानी कि अब धनानंद के साथ लड़ने वाले जो लोग हैं वो चंद्रगुप्त के ही लोग हैं। और इस तरीके से चंद्रगुप्त को धनानंद के खजाना, हथियार खाना, घोड़ों के अस्तबल, इन सब के एड्रेस पता चल गए। वहां से लूट मार करके चंद्रगुप्त ने धनानंद के उत्तम दर्जे के हथियार, घोड़े, हाथी लूट लिए, प्राप्त किए भाई। और जब धनानंद से आमने सामने का युद्ध लड़ा तो धनानंद के पास पर्याप्त मात्रा में घोड़े और हथियार मौजूद नहीं थे, और एटलीस्ट धनानंद परास्त हो गया। कूट तो थोड़ी ही देर के लिए होता है। प्रयोग किया है वो बड़ी लंबी मैटर होता है, बहुत लंबा मैटर। आजादी से अब तक पाकिस्तान नित रोज भारत को कोई नए जख्म देता है, नित रोज। अभी भी पहलगांव जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आतंकवादी आकर के हमारे भारत के ही लोगों को धर्म के आधार पर पूछकर जान से मार गए। न्यू मैरिड लोग जिनकी शादी 10-5 दिन पहले हुई है, पत्नी बगल में बैठी रो रही है, पति को शूट आउट कर दिया। ठीक है भाई, यही रीजन है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बेहतरीन कूटनीति का प्रयोग अभी तक नहीं किया। नहीं तो पाकिस्तान तो हमसे लड़ चुका है कई बार। 1948 में लड़ा, हराया। 65 में लड़ा, हराया। 71 में लड़ा, हराया। 99 में कारगिल में लड़ा, हराया। तो युद्ध तो थोड़ी देर के लिए होता है, युद्ध का ऐसा कोई असर नहीं होता। युद्ध को कौन सी नीति का प्रयोग किया गया है वो बड़ा लंबा मैटर होता है भाई। चाणक्य ने इतनी बेहतरीन नीति चली कि अगले इंसान के हथियार छीन लो, उसके सेना की पावर, घोड़े और हाथी इनको ले लो, तो फिर धनानंद की सेना केवल भीड़ बन के रह जाएगी बस। घोड़े उनके पास नहीं, हाथी उनके पास नहीं, उत्तम दर्जे के हथियार उनके पास नहीं, फिर क्या है। अगर पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं होता तो भारत की सेना अब शायद घर में घुस के बहुत कुछ कर देती, जो भी है। लेकिन क्योंकि वो भी परमाणु संपन्न देश है, अगर वहां पर ज्यादा इंटीरियर कार्यवाही करी वो कोई कम थोड़ी है। आखिर में होगा क्या, परमाणु युद्ध। इधर से छोड़ेंगे तो उधर से भी छोड़ देंगे। क्या मतलब, तवा वो होंगे तो तवा हम भी हों। तो ये युद्ध जो है वो किसी काम का नहीं होता। सीधी सीधी सी बात है, पाकिस्तान को आजादी के बाद दुश्मन की तरह ट्रीट कभी किया ही नहीं। दिखाते हैं हमको न्यूज चैनल पे कि पाकिस्तान दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नीतियों से हमको पता चलता है। सरकार जो नीतियां अपनाती है ना, सरकार दुश्मन नहीं मानती, तुम मानते रहो। सरकार मानती है नहीं मानती है उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन सरकार की नीतियां पाकिस्तान विरोधी नहीं है। जब पाकिस्तान को पूरी तरीके से प्रोग्रेस करने का अवसर दिया जा रहा है, आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, उनके अधिग्रहण को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा, हमको हमारे घर के अंदर घुस घुस के वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, और फिर भी सरकार। तो इस तरीके से तो नीतियों के आधार पर कह रहे हैं पाकिस्तान को कभी भी दुश्मन माना ही नहीं गया।